ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जैसे कि आपको बाकी पीडीएफ भी मिल ही गए हैं। स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कमेंट्स में अपने विचार बताइएगा, पोल में जवाब दीजिएगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हल्के में नहीं लेना, नहीं तो गलती होने की संभावना पूरी है। देखिएगा एक बार, आसान क्वेश्चन है बट ऑप्शन की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है जी, फटाफट से बताएंगे कमेंट करके कि सेशन ठीक चल रहा है, आवाज़ आवाज़ सब ठीक है, ओके है, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या तो नेटवर्क का कुछ तो नाटक रहता है कि अटकती है वीडियो एट टाइम्स। चलिए फटाफट से समझते हैं कहानी क्या है। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ बात करें, एक मिनट रुकना यार, इतने आप जवाब दीजिए पोल में। 73% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं। बहुत स्मार्ट हो गए हैं आप लोग, बहुत चालाक हो रहे हो। हाँ, एकदम से सही जवाब दे देते हो, मुझे लगा थोड़ा भटकोगे। देखना ए ऑप्शन कितने लोगों ने दिया है, ए ऑप्शन कितने लोगों ने दिया है एक बार उसको। 20% लोग अभी भी मतलब गलती कर रहे हैं। देख रहे हो, 75% लोग, 77% लोग सही जवाब दे रहे हैं। 19 या 20% लोग ये बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। 20% जो है मुझे दिखा रहा है कि ए ऑप्शन, मतलब कुछ लोग हैं जो पहली नज़र में कंफ्यूज हो जा रहे हैं ऑप्शन को देख करके। वो मैंने जान करके उसको सबसे ऊपर लगाया है, सोशल आइसोलेशन को, क्योंकि जैसे ही हम वाइगॉस्की सुनते हैं और सोशल सुनते हैं हमें लगता है दोनों साथ में चल रहे हैं, लेकिन हमें पूरा पढ़ना चाहिए। इसीलिए जो लोग सिर्फ ट्रिक से तैयारी करते हैं वो डूबने की कगार पे पहुंच जाते हैं कई बार। आप ट्रिक तब यूज कीजिए। इसीलिए मैं जो वो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स हैं आप लोग कई दिनों से कह भी रहे हैं, मैं लास्ट में, या मतलब अब लास्ट ही चल रहा है, ऑलमोस्ट पेपर जल्दी ही है, तब डिस्कस करूंगी। उसका रीजन यही है कि अगर हम सिर्फ वर्ड्स, टैग वर्ड्स या क्विक स्कीम्स में चलते हैं कि भैया तुरंत ट्रिक से काम बन जाए, तो उस केस में गड़बड़ भी उतनी जल्दी होती है, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना होता है कि पूरी तरह से क्वेश्चन ने पूछा क्या है। चलिए समझते हैं कहां गड़बड़ रही। एज पर लैब वाइगॉस्की के अनुसार डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज अमॉन्ग चिल्ड्रन। वाइगॉस्की के अनुसार डैश बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें पता है सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, SCL का सीधा फंडा आपको बताया हुआ है कि जब वाइगॉस्की की बात आए तो सोसाइटी, कल्चर या लैंग्वेज में से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ऑप्शन में, और जो भी मिल जाए आप सही लगा दीजिएगा। लेकिन बिना पढ़े सही नहीं लगाना है कि हमने देखा सोशल वर्ड, ओ वाओ, नहीं, जो 20% लोग कर रहे हैं सोशल आइसोलेशन, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन था, बाकी ऑप्शन चेक ही नहीं किए जल्दीबाजी में, जबकि सारे ऑप्शन एक बार नजर जरूर लगानी चाहिए। नजर मार के देख लो कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। बेहतर ऑप्शन हो सकता है बट आपको बेस्ट चूज करना है, ठीक है ना। तो ये बेहतर भी नहीं है, ये तो खराब ही ऑप्शन है। ये लैंग्वेज का खेल है। सामाजिक अलगाव लिखा हुआ है, हिंदी में जिन्होंने देखा होगा उनको दिक्कत नहीं हुई होगी। सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलगाव नहीं, आइसोलेशन का मतलब है अलग हो गए, आप अकेले रह रहे हो, जबकि सोशल इंटरेक्शन होता, सामाजिक अंतःक्रिया होता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। वाइगॉस्की ये बात नहीं करते कि सामाजिक अलगाव कर दो, बच्चे को इंडिविजुअली अलग से पढ़ाओ, उसको ग्रुप में मत सिखाओ। सामाजिक अलगाव नहीं, सोशल आइसोलेशन नहीं, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है ना। टेंजिबल रिवॉर्ड की बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगॉस्की करेंगे। पीयर कोलैबोरेशन इज द राइट वर्ड, कि जो सहकर्मी सहयोग है या सहपाठी, पीयर कौन होते हैं, जो आपकी एज के बच्चे हैं या आपके दोस्त हैं, आपके बुआ, चाचा, मम्मी, फूफा, फूफी के बच्चे, या फिर आपके दोस्त जो क्लासमेट्स हैं, आपके नेबरहुड में कोई दोस्त है आपका, तो ये सब पीयर्स कहलाते हैं, जो लगभग सेम उम्र के होते हैं और दोस्त होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा उम्र में। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं, डिफरेंशिएटेड करिकुलम की तरफ हमें जाना है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की तरफ भी हमें जाना है। तो ऐसी हरकतें हमें नहीं करनी जिससे हमारा नंबर जो है चला जाए, जस्ट बिकॉज हमने ध्यान से पढ़ा नहीं क्वेश्चन को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर और जवाब दीजिएगा। ये प्याजे से क्वेश्चन है। 4-year-old अपर्णा says that a button is alive because it helps tie her shirt together. According to Jean Piaget, देखिए ये क्वेश्चन में जरूर पढ़ लेना है कि लास्ट में किसके बारे में पूछा है। अगर सेम क्वेश्चन वाइगॉस्की के बारे में पूछेगा आंसर बदल जाएगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हर थिंकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है, कि बच्ची क्या सोचती है। 4 साल की एक बच्ची है अपर्णा, और वो ये सोचती है कि बटन जो है वो अलाइव है, यानी अगर इस शर्ट में या जैकेट में एक बटन लगा हुआ है तो ये जिंदा है। क्यों? क्योंकि इसकी ये क्या करता है, बांध लेता है, या इसको पकड़ बनाने में या बंद करने में इस जैकेट को हेल्प मिलती है बटन के माध्यम से। तो बटन ये काम करता है, मतलब उसको लग रहा है बटन क्या है, जिंदा है, सजीव है। तो जब बच्चा निर्जीव चीज को सजीव समझेगा, यानी नॉन लिविंग को लिविंग समझने लगे, तो इसको एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे कि पूछा क्या है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हर थिंकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है क्या,
हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये तो हायर लेवल है, 11 साल में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी। ट्रांसडक्टिव में भी दो अनरिलेटेड चीजों को जोड़ दिया जाता है। अच्छा, मेरी बॉल जो है वो गोल है और चंद्रमा भी गोल लगता है, तो दोनों को जोड़ दिया कि हाँ देखो चंद्रमा मेरी बॉल जैसा है। या फिर मान लीजिए कुछ भी आपके जीवन में, मान लीजिए आपने किसी को बुरा कहा और कल आपको चोट लग गई, आपने मान लिया अरे इसको बुरा कह दिया था इसलिए मुझे चोट लग गई। दो अनरिलेटेड इवेंट्स को जोड़ देता है दिमाग, तो ये बहुत अच्छी रीजनिंग नहीं होती है ना। तो ये 2 से 7 वर्ष के बीच में ही होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। पारगमनात्मक तर्क कह देते हैं। एनिमिस्टिक थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो एनिमिस्टिक थिंकिंग या एनिमिज्म जो है वो जीववाद कहलाता है, और एनिमिस्टिक थिंकिंग को हम जीववादी चिंतन कहते हैं। जब आप निर्जीव को सजीव कहते हैं और सजीव को निर्जीव मानने लगते हैं। जब बच्चे को ये लगे कि इस टेबल को भी चोट लगी होगी अगर ये टेबल गिरी है, तो वो होता है ना, जब बच्चा चलता है या कुछ, तो मान लो गिर गया वो, तो वो रोने लगा। छोटा बच्चा जब 2 से 7 वर्ष की उम्र में है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो 2 से 7 में क्या होगा, हम कहते हैं जमीन पे थोड़ा सा 2 थप्पड़ लगा के अरे कोई बात नहीं, चींटी मर गई, चींटी मर गई, मतलब उसको लग रहा है निर्जीव चीज में भी जान है, इस टेबल को भी चोट लग रही होगी, है ना। इस पेन को, अगर ये पेन गिर गया तो पेन को चोट लग गई। जैसे आप में से कई लोग अभी भी जिनका फोन गिर जाता होगा, उनको ऐसा दर्द होता होगा जैसे फोन को सच में चोट लगी है, इसने कुछ महसूस किया होगा, जबकि ये निर्जीव है, महसूस तो नहीं किया होगा, बेशक टूट जाए, है ना। तो जब हम नॉन लिविंग को लिविंग मानते हैं जिस स्टेज में, तो हम जीववादी चिंतन कर रहे होते हैं। सेंट्रेशन यहां पे नहीं बनेगा, क्योंकि सेंट्रेशन में सिर्फ एक पहलू पे ही आपका ध्यान होता है, उस पर भी अभी हम आएंगे। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है पियाजे का, जिसको 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसको भी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और समझिए। अब इसमें यहां अपर्णा ने बटन की बात कही थी, कोई और कुछ और एग्जाम्पल दे सकता है, टेबल से लेके किसी भी नॉन लिविंग थिंग का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। ठीक है जी, चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी? ईवीएस की क्लास के लिए यार प्रीवियस प्लेलिस्ट देख लो, 1-2 सेशन में ले लूंगी, फिर भी डोंट वरी। देखिएगा, सी ऑप्शन 50-45% लोग कह रहे हैं। सीमा, a 5-year-old is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay. According to Jean Piaget, what is the reasoning behind her thinking? यानी कि 5 साल की सीमा को यह यकीन है कि मिट्टी की एक गेंद को, जो मिट्टी क्ले मिट्टी होती है ना, उसको चेंज कर दिया, आटे की बॉल मान लो, उसको आपने एक बड़ी लंबी सी शेप दे दी, एक रोल बना दिया, तो जब आपने उसको सांप में बदल दिया, एक बॉल को आटे की बॉल या क्ले मिट्टी की, तो उसके अनुसार उसके चिंतन, अब उसको लग रहा है कि ये जो इस मिट्टी से जो ये सांप बनाया है, स्नेक बनाया है, ये बड़ा है और ये बॉल छोटी थी। जीन पियाजे के अनुसार उसका चिंतन के पीछे का क्या तर्क है? तर्क क्या है? एनिमिस्टिक थिंकिंग है। ऐसा तो नहीं हुआ उसने ये कह दिया कि अब ये सजीव बन गया है, अब सांप काट पाएगा, ऐसा तो नहीं कहा उसने। निर्जीव को सजीव की बात तो नहीं कही उसने, तो बड़े और छोटे की बात की है, उसने वॉल्यूम की या शेप की बात की है, ठीक है ना। तो जो बड़ा दिख रहा है उसको उसने मान लिया कि ये बड़ा है, ठीक है ना। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कैसे हो जाएगी भाई? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन आता है 11 साल की उम्र के बाद, जिसमें अमूर्त चिंतन होता है। बच्चा ये सोच पाएगा कि जो चीज मेरे सामने भी नहीं है, साइंटिफिक थिंकिंग आ जाएगी इस स्टेज में। तो ये तो जवाब बनता ही नहीं है, ये हम कैसे दे देंगे भाई जवाब है। फिर आता है डी ऑप्शन, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। देखिए ट्रांजिटिव इन्फेरेंस होता है ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ। मतलब ये तो प्रॉपर रीजनिंग है कि जिसमें बच्चा 2 चीजों के बीच में रिलेशन निकालना शुरू कर देगा। ये 7 से 11 वर्ष में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ध्यान रखिएगा, जिस टाइम पूछा जाएगा सर में दर्द हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमें लगता है जो पूछ लिया गया है बस वही जरूरी है, उस थियरी से हमें वो भी पढ़ना है जो जरूरी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कहें कि जो नहीं पूछा गया अब तक वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब इसमें इतनी गलती की है लोगों ने, 43% लोग पता नहीं कैसे जवाब दे पा रहे हैं। मेरे सर में दर्द हो गया ये देख करके, हैं क्या किया है आप लोग, कहां से पढ़ रहे हैं, स्कूल के पीछे से? देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें यहां पे, देखिए तो अगर हम देखें तो इसका आंसर सिर्फ सेंट्रेशन ही बनता है कि एक बच्चा है जो ये सोचता है कि एक मिट्टी की गेंद से जब आपने स्नेक, एक सांप को बना दिया, तो सांप दिखने में लंबा है और गेंद छोटी है दिखने में, तो उसका ध्यान सिर्फ दिखने में यानी लंबाई पे केंद्रित है उसका ध्यान, कि जो दिखने में लंबा है वो ज्यादा बड़ा है। ये क्या है? सेंट्रेशन। जैसे हमें लगता है जब हम छोटे होते हैं कि किसी की हाइट बढ़ गई तो इसका मतलब वो ज्यादा एज में बड़ा होगा, और बाकी अगर कोई उससे छोटा है सेम एज का बच्चा तो वो छोटा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता, है ना। तो सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण, कि आपका पूरा ध्यान एक ही किसी भी चीज के सिर्फ एक फंक्शन पे केंद्रित हो जाए, चाहे वो हाइट पे हो, चाहे वो लेंथ पे हो, चाहे वो कलर पे हो, है ना। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं बहुत बार दिया करती हूं, जो आजकल कॉमन भी हैं, बहुत सारे टीचर्स भी आपको देते हुए मिल जाएंगे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें, इसमें पियाजे के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम यहां से ले सकते हैं,
देखिए सेंट्रेशन भी कई प्रकार का हो सकता है ना। ये सेंट्रेशन क्या है, सेंट्रेशन की वजह से कंजर्वेशन में कमी रहती है ना। सेंट्रेशन की वजह से, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। एक चीज है कंजर्वेशन, जो प्याजे की कौन सी अवस्था में आती है, बताओ फटाफट। संरक्षण जो है वो प्याजे की कौन सी अवस्था में आएगा, संरक्षण आता है 7 से 11 वर्ष, जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। संरक्षण क्या है, क्वालिटी है, गुण है। 7 से 11 वर्ष जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं हम इसको, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपको पता है प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, सिंपल सा फंडा हमने डिस्कस किया हुआ है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। 11 से 15 या 11 एंड अबव भी मिल जाता है। तो ये 4 स्टेजेस हैं। इसमें जो थर्ड स्टेज है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, जिसको स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि 6 वर्ष का बच्चा पहली कक्षा में जाता है। अब कंजर्वेशन क्या है कि जब बच्चा ये समझने लगे कि पानी को चाहे मैं इस लंबी बॉटल में डालूं, चाहे मैं इस मग में डालूं जो थोड़ा चौड़ा है बट हाइट में कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पानी 200 ml है तो 200 ml ही रहेगा। इसका मतलब जब बच्चा ये समझने लगे कि शेप और साइज के बदलने से, शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम में, क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं आता। कोई चीज 200 ml है तो 200 ml रहेगी। आप उसको टब में डालिए, बाल्टी में डालिए, कहीं भी डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर ये समझ नहीं आई है बच्चे में, इसका मतलब कंजर्वेशन की कमी है। ये समझ कब आएगी, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। ये समझ लैक ऑफ कंजर्वेशन कब होगा, 2 से 7 वर्ष, जो इससे पहली स्टेज है प्री ऑपरेशनल, इसमें इसकी कमी होती है। अब इसकी कमी का एक कारण क्या है, बच्चे की थिंकिंग में सेंट्रेशन होता है, जो हमने अभी पढ़ा। सेंट्रेशन बोले तो केंद्रीकरण, यानी उसका सारा ध्यान एक ही चीज पे केंद्रित है। और वो केंद्रित किस पे है, अगर हम यहां पे बात करें कि एक चौड़े बर्तन को मान रहा है कि कम है, मतलब उसका सारा ध्यान सिर्फ किसी चीज की हाइट पे केंद्रित है, या तो किसी चीज के रंग पे केंद्रित है ना, या फिर लंबाई चौड़ाई, किसी एक चीज पे केंद्रित है। उसको लगता है किसी काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। इसका जस्ट उल्टा होता है डिसेंट्रेशन, जिसकी वजह से जब डिसेंटर करने की एबिलिटी बच्चे में आ जाएगी, यानी विकेंद्रीकरण जब वो करने लगेगा, तो क्या होगा, तो उसमें कंजर्वेशन तुरंत आने लगेगा, ठीक है। विकेंद्रीकरण क्या होता है, जब आपको पता हो कि यार मैं इसको इसमें डालूं पानी को, चाहे इसमें, बात बराबर है। ये डिसेंटर है। मतलब इस पेन को लिखने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इस पेन को लोग अपना बन या जूड़ा बनाने के लिए फीमेल्स खूब यूज करती हैं। कॉमन एग्जांपल है, सालों से देते हुए आ रही हूं, है ना। अगर हम बात करें यहां पे, तो किसी चीज के डिफरेंट यूज हो सकते हैं। एक रिमोट को आप रिमोट की तरह भी यूज कर रहे हैं, छोटा बच्चा इसको फोन की तरह भी यूज कर लेगा, है ना। तो ये क्या है, डिसेंटर, कि आप डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में किसी चीज को देख पा रहे हैं। सेंट्रेशन का मतलब सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित है, या तो आप किसी चीज की हाइट ही देख रहे हैं या उसका रंग ही देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि उसमें कितना सामान आ जाएगा। तो अगर सेंट्रेशन रहेगा तो कंजर्वेशन नहीं आएगा। जैसे ही डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण की क्षमता आ जाएगी कि एक बॉल को या एक बर्फ पानी बन सकती है और पानी को बर्फ बनाया जा सकता है, तो ये डिसेंटर करने की क्षमता बच्चे में आ गई है, ठीक है ना। चलिए खैर समझते हैं कुछ और चीजें इसी से संबंधित। तो हमें ध्यान रखना होगा कि कंजर्वेशन की कमी है, इसका मतलब सेंटर्ड है बच्चे का थॉट। सेंट्रेशन क्या है, अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं हम लोग। सेंट्रेशन का मतलब, या इसको हम क्या कह देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन या ध्यान लगाना। ये प्रॉब्लम है, ये लिमिटेशन है पियाजे की थियरी में। ये इसको ऐसे मत मान लेना कि ध्यान केंद्रित करना तो बड़ी अच्छी चीज है। एक बार क्वेश्चन आया था, मैं लास्ट में कराऊंगी। लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये लिमिटेशन है, सीमा है, प्रॉब्लम है पियाजे की थियरी में। कौन सी स्टेज की, 2 से 7 वर्ष की प्री ऑपरेशनल बच्चे के लिए ये एक सीमा का रूप में है। यानी जब तक ये चीज नहीं जाएगी, बच्चे का दिमाग डेवलप नहीं होगा। डिसेंटर करना जब तक उसको नहीं आएगा। डिसेंट्रेशन क्या है, एक गुण है, एक क्वालिटी है अगर मैं कहूं तो। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है बात। कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या अगर यहां तक है किसी को तो बता दो। अगर सब ठीक है तो फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। कोशिश कर सकते हो शशि अपने सिलेबस को देखते हुए। इतनी बात क्लियर है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब कंजर्वेशन में भी कई प्रकार का हो सकती हैं चीजें, जैसे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, कि जब आप क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हो कि जो 2 इक्वल ग्लास हैं उनको यदि हम अलग अलग शेप में भी डालें तो भी बात सेम है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम हो सकता है। कंजर्वेशन ऑफ नंबर हो सकता है कि सेम लाइन बनाई हुई है, मान लीजिए इतने सारी बॉल्स की, लेकिन इन्हीं को थोड़ा सा फैला करके, अगर मान लीजिए 3 लड्डू हैं आपके पास, मैं इसको ऐसे दिखा देती हूं। 3 लड्डू हैं आपके पास। देखिए ये वाला एग्जांपल किसका था, लैक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम का, यानी अभी आपको वॉल्यूम की समझ नहीं हुई है। अगर हम इसको दे दें यहां पर कि ये 3 या 4, 5 बॉल्स हैं मान लीजिए। अब इन 5 लड्डू को
अगर मैं दूर दूर शिफ्ट कर दूं और एक बड़ी लाइन बन जाएगी फिर, तो बच्चों को क्या लगेगा, यार ये वाली लाइन में ज्यादा लड्डू है ना। जैसे हमें लगता है कि एक एक के 5 सिक्के ज्यादा हैं, जब हम छोटे होते हैं 2 से 7 वर्ष की उम्र में, एक एक के 5 सिक्के ज्यादा हैं एक 5 रुपए के नोट से। मतलब हमारा लैक ऑफ कंजर्वेशन किस में है, क्वांटिटी में, है ना। हमें लगता है कि दिखने में जो नंबर की अगर हम बात करें तो ये लैक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर है। अगर वॉल्यूम में हो तो आप समझ गए, वो दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा क्या हो सकता है, मैटर का भी वॉल्यूम हो सकता है, जो एग्जैक्टली अगर आपसे ये पूछ लिया होता है, ये जो स्नेक वाला क्वेश्चन था, अगर इसको और मुश्किल बनाते तो पूछ सकते थे कि ये कैसा लैक ऑफ कंजर्वेशन है, तो आपको बताना था ये मैटर का लैक ऑफ कंजर्वेशन है। नंबर का आपने ये देख लिया, वॉल्यूम का आपने देख ही लिया, जब कुछ भी लिक्विड की बात आएगी तो वॉल्यूम की कमी हो गई। नंबर की बात आ रही तो आपने देख लिया नंबर सेम ही है लेकिन फैला करके लिख दिया तो हमें लग रहा है। अब लैक ऑफ मैटर की जब हम बात कर रहे हैं तो 2 बॉल्स हैं क्ले की, है ना, आटे की बॉल हो सकती हैं। अब यहां पे एक को सांप या थोड़ी लंबाई दे दी गई, कोई शेप, और एक नॉर्मल रह गई, तो लैक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है यहां पे, ठीक है ना। अब लेंथ का और बचता है, तो लेंथ का क्या होता है कि 2 स्टिक हैं बराबर लेंथ की, एक को आगे रख दो एक को पीछे, बच्चों को लगेगा ये वाली बड़ी है। तो ये 4 प्रकार के जो है आपके लैक ऑफ कंजर्वेशन हो सकते हैं, या कंजर्वेशन भी जब बाद में अचीव हो जाएगा 7 से 11 में, तो वॉल्यूम, नंबर, मैटर, लेंथ, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। तो अब आपको ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार, किससे, कोहलबर्ग से क्वेश्चन है। DEET+B क्लास कब से स्टार्ट करोगे, अब तो वैकेंसीज भी आ गई, डोंट वरी, बता देंगे कंचन। और अभी तो PRT की वैकेंसी तो आई नहीं है, इस पे कल मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगी, डोंट वरी, ठीक है ना। चलो खैर फटाफट से समझते हैं कहानी क्या है। बिल्कुल ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही है यार, काहे टेंशन लेते हो। देखिएगा, अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को, एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल रीजनिंग डू चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट पीपल शुड लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड बिहेव इन गुड वेज। यानी कौन सा स्तर है कोहलबर्ग की नैतिक तर्क का, जब लोगों को ये माना जाता है, लोग ये मानते हैं कि भाई सोसाइटी में तरीके से रहा ना जाना चाहिए, गुड वेज में बिहेव किया जाना चाहिए, समाज की जो एक्सपेक्टेशंस है उन पे खरा उतरना चाहिए। तो इसको हम कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, जो सेकंड लेवल है। कन्वेंशन का मतलब ये परंपराएं, यानी जो चल रहा है समाज में वो, है ना। तो कन्वेंशनल या कन्फॉर्मिटी, जब आप समाज के नियमों का पालन कर रहे हैं तो ये कन्फॉर्मिटी लिखा हो चाहे, है ना, ये टर्म्स आपको हेल्प करेंगे मुश्किल पेपर में। कन्फॉर्मिटी यानी अनुरूपता होता है, यानी पालन करना कुछ नियमों का। तो कन्वेंशनल लेवल है सेकंड लेवल। और अगर हम यहां पे बात करते प्री ऑपरेशनल की, तो यहां तो बच्चे को पड़ी नहीं है, वो तो बस दंड से बचने के लिए उसको करना है काम। ये गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है कि आपको अच्छा दिखना है समाज में। 3rd स्टेज है, कोहलबर्ग की 6 स्टेजेस हैं और 3 स्तर हैं, अभी दिखाऊंगी आपको। पोस्ट ऑपरेशनल सबसे हाईएस्ट लेवल है, प्री कन्वेंशनल सबसे लोएस्ट है, प्री ऑपरेशनल कुछ नहीं है, ये प्याजे की स्टेज है, ये इन्होंने भटकाने के लिए दे दिया है, ये तो प्याजे की ही स्टेज है सेकंड, है ना। 3 स्तर हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इसको आप PCP कह सकते हो, अभी अभी ताजा ताजा बनाया है PCP, यानी पोस्ट प्री कन्वेंशनल। प्री का मतलब है पहले, कन्वेंशन से पहले, परंपराओं से पहले, जब आपको समाज की दुनिया की कुछ नहीं पड़ी, आपको अपने पेट में खाना मिल जाए, डांट ना पड़े, इतने सब पड़ी है बस 3 से 7 वर्ष का बच्चा। फिर अगर हम बात करें कन्वेंशंस की, तो ये कन्वेंशन प्री हट गया, सिर्फ कन्वेंशन बचा। यहाँ पे 7 से 13 वर्ष का बच्चा आई थिंक आ जाएगा, और वो उसको समाज में जो चीजें चल रही हैं बस रूल्स फॉलो करने हैं। पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल वर्ड तीनों में कॉमन है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 स्तर हैं। अब इसको देख करके समझ लेते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि भाई आप समाज की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं। अब ये स्टेजेस हैं, कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की क्या दी है, स्टेजेस दी हैं या थियरी दी है। सबसे पहले तो मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, नैतिक विकास, क्या सही है और क्या गलत है। और मॉरल डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है, मॉरल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है आपके सामाजिक विकास से, सोशल डेवलपमेंट से। समाज में ही तो हम सही और गलत कह रहे हैं, जानवरों के लिए तो अलग से रूल नहीं बने हुए कि आपने मॉरली बड़ा गलत किया। किसी कुत्ते को बोला है आपने आजकल जा करके, है ना, डॉग लवर्स दुखी ना हो जाए, है ना। कोई बोलता है अपने पेट को, वो मन में बोल सकता है, बट उसको भी पता है यार वो उसकी दुनिया में नहीं होता है ये कि मॉरलिटी सही गलत फलाना ढिमकाना, वो बाय डिफॉल्ट चलते हैं अपना जो भी इंस्टिंक्ट है ना। तो राइट और रॉन्ग, क्योंकि इंसान तो पता ही है आपको जानवरों से भी बड़ा जानवर है एट टाइम्स, तो उसके लिए राइट और रॉन्ग की जरूरत ज्यादा है, ये कह लीजिए या जैसे आप कहना चाहें। तो क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए जिनको मॉरल प्रिंसिपल्स कहा जाता है ना। क्लियर बात है। तो स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास के चरण, कितनी स्टेजेस हैं भाई, 6 स्टेजेस हैं, टोटल स्टेजेस हैं 6। और जो लेवल्स हैं, हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस आती हैं, तो 2 तिया होते हैं 6, यानी 2 3 जा 6।
तो अगर हम कहें ये पहला लेवल प्री कन्वेंशनल जिसको हम कहते हैं पूर्व परंपरागत, फिर आता है परंपरागत जिसको कन्वेंशनल कहते हैं, और तीसरा स्तर है पोस्ट कन्वेंशनल जिसको हम उत्तर परंपरागत कहते हैं। यानी परंपराओं से पहले, परंपराओं के दौरान और परंपराओं के बाद। बात ठीक है? अरे भाई पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस सीडीपी में पेपर 1 पेपर 2 कैसा, दोनों की कराई जाएंगे क्वेश्चंस, सिलेबस सेम है। तो अगर हम बात करें यहां पे तो हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं, 3 से 7 वर्ष हम मान के चल रहे हैं, इसकी स्टेज भी डिफरेंट होती है अलग अलग बुक्स के अनुसार। मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। प्री कन्वेंशनल लेवल पे 2 स्टेजेस हैं, पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस यानी पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन, दूसरा है सेल्फ इंटरेस्ट या म्यूचुअल इंटरेस्ट जिसमें टिट फॉर टैट की बात करते हैं हम, मैंने तेरे को रबड़ दी, तेरे को मेरे को पेंसिल देनी पड़ेगी, क्योंकि 3 से 7 वर्ष के बच्चे हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेच्योरिटी और गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ, ये कन्वेंशनल स्टेज है 8 से 13 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सटर्नल जो सोसाइटी में चल रहा होता है सोशल अप्रूवल के लिए चीजें करते हैं, क्योंकि ये लेवल ही है परंपरागत यानी कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में आप ये देखते हैं कि समाज में नियमों को बदला जा सकता है और आप लड़ सकते हैं अगर कोई चीज आपको ह्यूमन लेवल पे गलत लग रही हो तो, ठीक है ना। तो ये टोटल 6 स्टेजेस हैं, 3 स्तर, 6 आपकी स्टेजेस हैं और 3 आपके लेवल्स हैं। चलिए आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमें करने हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम बना रहे हैं तो शुरुआत में टाइम लेंगे, ठीक है ना। देखिएगा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5, चाइल्ड्स इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड। यानी किसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने में असमर्थता बच्चे की क्या कहलाएगी। यानी पापा को आज ऑफिस में बॉस से डांट पड़ी है, बच्चे को पड़ी नहीं है इस बात की, उसको ये नहीं समझ में आ पाएगा, उसको समझ में आएगा मैंने कहा था खिलौना नहीं लेके आए, क्यों नहीं लेके आए, अब वो रोएगा लेट लेट के, है ना। आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं पता नहीं, बट आप बाजार गए तो बच्चा लेट लेट के रो सकता है, वहां सबके सामने जिद कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा उस समय पे, वो उतना बड़ा ही नहीं है अभी, या उस लेवल पे उसका संज्ञान विकसित ही नहीं हुआ, उसकी थिंकिंग अभी उस लेवल पे डेवलप ही नहीं हुई, है ना। इसलिए तो हम बच्चा कहते हैं। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था याद आ रही है, जहां पे दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने में दिक्कत होगी। कौन सी स्टेज है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या है ये? प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है ना। किसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने में बच्चे की असमर्थता क्या कहलाएगी। ऑब्जेक्ट परमानेंस अलग चीज है, अभी इस पे आएंगे। ट्रांसडक्टिव थिंकिंग अलग चीज है, अभी बताया था कि 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को एक साथ जोड़ देना, ठीक है ना। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग कहलाएगी या सेंट्रेशन कहलाएगा, बताइएगा। किसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने में बच्चे की असमर्थता क्या कहलाएगी। सब अलग अलग जवाब इसमें देने में लगे हुए हैं, कोशिश कर लो, पीडीएफ भी दे दिया करो, दी तो थी यार पीडीएफ। प्री ऑपरेशनल स्टेज की ये विशेषता है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में। तो किसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने में बच्चे की असमर्थता यानी इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन्स व्यू पॉइंट इज कॉल्ड। भाई ये सेंट्रेशन कहलाएगी, है ना, ये ईगोसेंट्रिक थिंकिंग नहीं कहलाएगी, यहाँ पे ये सेंट्रेशन कहलाएगी। क्योंकि अब ये मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा इन्होंने ऑफिशियल आंसर क्या दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। ये मेरे को मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट मेरे अनुसार यहाँ पे आंसर जो है आपका, ये कल हम इसको एक और बार डिस्कस कर लेंगे, मेरे अनुसार आंसर जो है इसका वो सेंट्रेशन बनना चाहिए, क्योंकि सेंट्रेशन की वजह से ही ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है ना। तो पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। पॉइंट ऑफ व्यू को तो सेंट्रेशन ही कहेंगे ना, कि बच्चे का ध्यान सिर्फ एक ही सिचुएशन पे केंद्रित है, वो दूसरी तरफ से समझ ही नहीं पा रहा। ये अहम केंद्रित चिंतन इसी से आएगा कि वो सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है ना। तो खैर इसको स्टार मार्क कर लेना, बट मुझे लगता है 90% जो है जवाब इन्होंने सेंट्रेशन ही दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है ना। क्योंकि सेंट्रेशन की वजह से ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है, सेंट्रेशन की वजह से आपका कंजर्वेशन की कमी है, ये सारी चीजें सेंट्रेशन है इसकी जड़। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग इसको कह सकते हैं आप कि ईगोसेंट्रिज्म है एक तरह से, कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा, ठीक है ना। तो इस पर चर्चा एक और बार कर लेंगे, लेकिन इसका आंसर सेंट्रेशन होगा एज फार एज माई नॉलेज गोज एट दिस मोमेंट। अगर हम बात करें, इसका एक बहुत ही प्यारा सा ईगोसेंट्रिज्म पे ना एक एक्सपेरिमेंट है जिसको 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, प्याजे का, है ना। इसको 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये ईगोसेंट्रिक थिंकिंग को समझने के लिए, या सेंट्रेशन क्यों होता है बच्चे में, कैसे वो सेंटर्ड है ना, उसकी थिंकिंग कैसे एक ही पक्ष पे सेंटर्ड है, कि वो किसी सिचुएशन के एक ही पक्ष को देख पा रहा है, दूसरे पक्ष को नहीं देख पा रहा। जैसे ये दिख नहीं पा रहा होगा, मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाती हूँ, है ना। एक और इमेज है जो थोड़ी क्लियर होगी, बट ये ओरिजिनल एग्जाम्पल था उस तरह का। प्याजे का 3 माउंटेन टास्क है जो महत्वपूर्ण है सेंट्रेशन को, डिसेंट्रेशन को, कंजर्वेशन को समझने के लिए, स्पेशली ईगोसेंट्रिक थिंकिंग और सेंट्रेशन को। यहाँ पे क्या होता है, एक बच्चा है जिसको 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा है, इसको लिया गया, बिठाया गया,
एक टेबल के इस तरफ 3 माउंटेन्स बनाए गए या रखे गए बीच में। एक माउंटेन है जिसपे स्नो है ऊपर यानी बर्फ है, दूसरा माउंटेन है जिसपे कोई और शेप है या रेड क्रॉस लगाया हुआ है, वो जो यार मैं कहीं गलत ना लगा दूं, मेरे को याद नहीं है, जो क्रिश्चियंस लगाते हैं ना आई थिंक, तो उस तरह का रेड क्रॉस है। तीसरा माउंटेन है जिसपे कोई घर की कुछ शेप बनाई हुई है मान लीजिए, ठीक है ना। तो अगर हम देखें और इस तरफ एक डॉल बिठाई गई है, डॉल समझते हैं गुड़िया जिससे बच्चा खेलता है ना, इस तरफ एक डॉल बिठाई गई है, ठीक। अब ये जो डॉल है, अब हुआ क्या, अलग अलग पर्सपेक्टिव से जब बच्चे से पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, उसने बता दिया। अब कुछ 10-12 फोटोज क्लिक किए गए और बाद में पूछा गया इस बच्चे से, 2 से 7 वर्ष के बच्चे से, इसका नाम रख लेते हैं वर्षा, है ना, क्या नाम रख लेते हैं वर्षा। वर्षा से पूछा गया कि अब इन 10 फोटोज को देख के बताओ कि तुम्हारी डॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा व्यू आ रहा होगा इस माउंटेन की तरफ। तो बच्चा वही बता पाया जो उसको दिख रहा था, यानी वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख के समझ पा रहा कि डॉल को वहां से कैसा दिखाई दे रहा होगा, जबकि यहां का एंगल अलग होगा और यहां से जहां डॉल बैठी है वहां से अलग व्यू होगा। समझ पा रहे हो बात को। तो ये सेंट्रेशन है कि बच्चा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देख पाता, है ना, उसका ध्यान सेंटर्ड है एक ही पक्ष पे किसी सिचुएशन के। खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको जो इसका सही आंसर होगा वो उसमें पीडीएफ में भी मार्क कर देंगे, बट मेरे हिसाब से 90% जो है, क्योंकि बन सकता है दोनों ही आंसर, लेकिन ज्यादा बेहतर आंसर सेंट्रेशन होना चाहिए, फिर भी मैं चेक कर लूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन विच एन इंडिविजुअल जजेस मॉरलिटी इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स। अमूर्त सिद्धांतों के संदर्भ में नैतिकता का मूल्यांकन करता है व्यक्ति किस लेवल पे। पहला ऑप्शन है प्री कन्वेंशनल। यहां तो अमूर्तता दूर दूर तक नहीं है, 3 से 7 वर्ष के बच्चे में तो प्याजे से भी आपने पढ़ा है कि लॉजिक है नहीं, कॉन्क्रीट लॉजिक भी नहीं है, अमूर्त तो कहां से होगा। अमूर्त है जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच पा रहे हैं, हायर लेवल थिंकिंग है ये। कन्वेंशनल, कन्वेंशन में भी वो बस सोसाइटी के हिसाब से देखता है जो चीजें कॉन्क्रीट हैं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है जहां पे एक व्यक्ति एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स पे, यानी अगर किसी ने नहीं भी किया तब भी वो हक के लिए लड़ जाएगा, है ना। जिसमें महात्मा गांधी से लेके नेल्सन मंडेला से लेके भाई दास प्रथा, सती प्रथा, ये सब खत्म ही नहीं होते अगर समाज के अनुसार ही चलते रहते तो कुछ लोग निकल करके आते हैं, हर कोई यहां नहीं पहुंच सकता। कोहलबर्ग ने कहा है कि जो दुनिया के लिए भी खड़े हो जाते हैं अगर उन्हें लगता है कोई चीज गलत है तो, चाहे उन्हें सबसे लड़ना पड़े, ठीक है। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे ही एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, अमूर्त मुद्दे जो है ये सिद्धांत निकल करके आते हैं, ठीक है। बात कोई दिक्कत परेशानी। अभी अगर फॉर एग्जांपल अभी जो यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रही है शायद आपने देखी होगी, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो संदीप माहेश्वरी हैं सर, उनका जो व्यू पॉइंट है वो अभी तक तो चीजें जैसी चल रही हैं वो साफ साफ यही दिख रहा है कि भाई आप एक, ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की मॉरलिटी हो गई कि आप बड़े ज्यादा लोगों के फायदे के लिए खड़े हो जाते हैं अगेंस्ट जो चीजें नॉर्म से बाहर हैं उसके लिए भी, है ना। खैर इस पर चर्चा ज्यादा डीप नहीं करेंगे। बोथ कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, यानी पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक दोनों नहीं, दोनों में नहीं होता भाई। जो कन्वेंशनल लेवल पे है अगर कोई व्यक्ति होता जिसको लग रहा है यार जो चल रहा है चलने दो ना समाज में, मुझे क्या जरूरत है खड़े होने की, क्यों मैं फालतू में पंगे लूं, मैं क्यों दुश्मनी मोल लूं किसी से। लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे व्यक्ति समाज की भलाई के लिए खड़ा हो सकता है, खुद को खतरे में डाल के भी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ध्यान से मैच कीजिएगा, आसान क्वेश्चन है बट मैच करने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैचिंग वाले क्वेश्चन में हमको समस्या होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के कॉन्सेप्ट्स हैं प्याजे की एक तरफ, और दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन है, आपको पहचान के मैच करना है चीजों को। बताइए फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। इतनी जल्दी आपने जवाब दे दिया, कैसे है, कहां से ला रहे हो ये, इतनी तेजी से जवाब देने की क्षमताएं कैसे डेवलप हो रही हैं। कोई कह रहा है दिल्ली में विंटर आ गई क्या। अच्छा सर्दी के कपड़े पहन लिए। हाँ यार अब तो कल से अच्छी सर्दी है, एकदम शिमला बना हुआ है दिल्ली, बढ़िया से एकदम धुंध है, दिखाई कुछ दे नहीं रहा ज़्यादा दूर का, बहुत ही बढ़िया। मतलब रात में तो थी एटलीस्ट। देखिएगा एक बार फटाफट से बताइए और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, कौन से लेवल की, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ स्कीमा की, सबसे पहले स्कीमा उठाते हैं। सिंपल तरीका क्या है हमारा, पहले हम एक उठाएंगे और हमें पता होगा तो मैच कर देंगे। स्कीमा हमने लिया, स्कीमा हम सबको पता है मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आप पूरे ब्रेन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं।
तो मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स टू इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन। अब ये तो हमें पता है जब हमें मॉडिफाई करना पड़े मेंटल स्ट्रक्चर को तो इसको तो हम एकोमोडेशन कहते हैं, यानी फर्स्ट का तो सी हो गया। अब सीधा आप ऑप्शंस में जाओ और देखो सी का फर्स्ट कहां कहां है, यहां दोनों जगह है, इसका मतलब बाकी के दो ऑप्शन तो हट गए, टाइम बच गया आपका। अब आप सेकेंड और थर्ड में से कुछ चूज करेंगे। अब आपको वेरीफाई करना है स्कीमा, एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ थॉट स्कीमा कहलाता है, आपको पता है ये बात, है ना। तो ये क्या है, बी ऑप्शन किसके लिए, ए का बी होगा। ए का बी कहां है, ए का बी सिर्फ, ए का बी सिर्फ यहां पे है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये पहले वाला हट गया, कितना आसान तरीका, सिर्फ दो चीजें चेक की आंसर आ गया, दिखने में इतना बड़ा था क्वेश्चन, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो कैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा। एसिमिलेशन होता है कुछ ऐड करना अपने ब्रेन में, जैसे अचीविंग कॉग्निटिव बैलेंस थ्रू एडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट, ये इक्विलिब्रियम कहलाता है, संतुलन, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। और एग्जिस्टिंग स्कीम्स में कुछ नया फिट करना, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स। इसको कई लोग ये मान लेते हैं अरे फिट कर रहे हैं मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं, नहीं, फिट मतलब ऐड कर लिया आपने दिमाग में, जो डेटा था उसमें और ऐड कर लिया एक। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें यहां तो ये कहता है विच अप्रोच इज इनएप्रोप्रिएट। ध्यान से पढ़ेगा, इनएप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट नहीं लिखा, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज के अनुसार। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, पियाजे हैं, आपका पूरा एनसीएफ कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। वाइगॉस्की हैं, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जेरोम ब्रूनर, ये तीन लोग महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस के अनुसार, ब्रूनर, ठीक है ना। रचनावादी विचारों के लिए कौन सा दृष्टिकोण अनुपयुक्त है, यानी उपयुक्त नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है, यानी नॉट सही, नॉट करेक्ट एज पर कंस्ट्रक्टिविस्ट पीपल। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट कौन है, रचनावादी वो लोग जो ज्ञान के सृजन पे फोकस करें, बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करें, जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट से दूर रहें, ठीक। तो डिस्कवरिंग समथिंग फ्रॉम एम्पेरिकल एंगेजमेंट, बच्चा यहां एक्टिव है कि अपने अनुभवजन्य कार्य से कुछ खोजना, यानी बच्चा एक्टिव है तो ये बात तो कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ जाएगी और हमें नेगेटिव चाहिए, जो गलत हो वो ढूंढना है। कोऑपरेशन इन ग्रुप लर्निंग, बच्चा यहां भी एक्टिव है। प्रोवोकिंग टू एक्नॉलेज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फिनोमिनन, यानी एक वस्तुनिष्ठ घटना के कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप कई सारे पक्ष देख रहे हैं।